वेलकम टू ज्ञान श्री फिजिक्स। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। इस वीडियो को समझने के लिए आपको फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन के कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। सो प्लीज एक बार फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन वाले वीडियो को देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा। ये जो कंसेप्ट है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, इसको समझने के लिए हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को भी जानना जरूरी है। तो एक बार सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्लिट है S1 एंड S2 जिसकी लंबाई है L। ये स्लिट का हर एक पॉइंट लाइट सोर्स की तरह काम करेगा और वो क्या करेगा, लाइट को हर एक दिशा में स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। और जब भी हम लोग इसको बाहर से देखने की कोशिश करेंगे, सपोज कीजिए कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ से लेफ्ट राइट हियर देयर ऑल डायरेक्शन में लाइट जाएंगे। यानी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो लाइट कुछ एक सिलेंड्रिकल आकार में मूव करेगा, लाइट का जो वेव फ्रंट है। और यही क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, तो लाइट मूव कर रही है, लाइट वेव मूव कर रही है, उस वेव का जो वेव फ्रंट है वो एक सिलेंड्रिकल आकार में मूव करेगा। इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को अगर हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो हमें सबसे पहले, अगर हम लोग सामने के हिस्से से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक पोर्शन। ओके, वो पोर्शन को मान लीजिए कि W1 एंड W2 है, तो ये हो गया लंबाई के बराबर में एक पोर्शन। ओके, और अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें दिखेगा एक इक्वेटोरियल सेक्शन। यहाँ पे PAQ जो है वो है इक्वेटोरियल सेक्शन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हमें ये लंबाई बराबर और ये इक्वेटोरियल, ये दोनों को ध्यान रखना है। कैलकुलेशन करते वक्त, इसके कंसेप्ट को समझते वक्त हमें इसके ऊपर ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, हमें एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगर हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो किसी एक पॉइंट पे ही देखेंगे। हमने एक पॉइंट ले लिया P0, और जब ये P0 से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन वेव फ्रंट को जिस हिस्से पे कट करेगी वो क्या कहलाएगा, पोल ऑफ द वेव। इस कंसेप्ट को भी हमने फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन वाले वीडियो में देखा था। सो P0 का पोल ऑफ द वेव हो गया A, राइट। नेक्स्ट टास्क क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को हमें हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है तो हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के हाफ पीरियड जोन्स को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को जान सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटोरियल सेक्शन देखते हैं और जो भी हमें कंसेप्ट मिलेगा उसको लंबाई के बराबर एक्सट्रापोलेट कर देंगे। तो एज्यूम कीजिए कि हम P0 पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं और A जो पॉइंट है वो है पोल ऑफ द वेव। ये हो गया हमारा लोअर साइड और ये हो गया हमारा अपर साइड। नेक्स्ट, हमें अगर हाफ पीरियड जोन बनाना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें आर्क ड्रॉ करने पड़ेंगे। और उस आर्क को ड्रॉ करते वक्त P0 को हम लोग सेंटर एज्यूम करेंगे और आर्क किस किस रेडियस का ड्रॉ करेंगे, B प्लस लैम्डा बाई 2, B प्लस 2 लैम्डा बाई 2। B क्या है, B है डिस्टेंस ऑफ द पोल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये रहा B डिस्टेंस। हमें क्या करना है, B प्लस लैम्डा बाई 2 का आर्क ड्रॉ करना है, B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 का आर्क ड्रॉ करना है। क्यों लैम्डा बाई 2 डिफरेंस ले रहे हैं, अगेन हाफ पीरियड जोन का ही कंसेप्ट से आया है। ओके, तो जब भी हम ये आर्क को ड्रॉ करेंगे, ये आर्क क्या करेगा, इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को कट करेगा। सपोज कीजिए कि उसने कट किया एट पॉइंट B एंड B1। जब मैंने B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 का आर्क ड्रॉ किया तो उसने कट किया C एंड C1, राइट। देयरफॉर हम लोग यहाँ से अब सिंपली बोल सकते हैं कि जो स्ट्रिप ऑफ लेंथ L है इसको आपको लंबाई के बराबर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप फॉर्म हो रहा है और स्ट्रिप की लेंथ होगी लेंथ ऑफ द स्लीप यानी L, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, AB। सो स्ट्रिप ऑफ लेंथ L, ब्रेथ AB, या फिर अगर आप लोअर हाफ में देखना चाहें तो स्ट्रिप ऑफ लेंथ L और ब्रेथ AB1, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। अगर आप इस लेंथ को देखना चाहते हैं, लेंथ L एंड ब्रेथ BC या फिर B1C1, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन। इसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4, ऐसे हम लोग पोल ऑफ द वेव के रिस्पेक्ट में लोअर हाफ और अपर हाफ में हाफ पीरियड जोन बनते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जितने बनेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन बन जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इसको क्यों हाफ पीरियड जोन बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं,
ये आपको क्लियर है क्योंकि ये कंसेप्ट आपको हाफ पीरियड जोन वाले वीडियो में मिल चुका है। अब हम लोग पूरी तरह तैयार हैं स्ट्रेट एज के कंसेप्ट को देखने के लिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है एल ए, जिसमें जो ए पॉइंट है वो है हमारा स्ट्रेट एज। अब एक स्लिट है हमारे पास एस, हम लोग उसका सामने से व्यू देख रहे हैं, मतलब हम लोग लंबाई बराबर नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे जो स्लिट है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो हमें क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा ना। नाउ ये क्या करेगा, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ओके, एज्यूम करते हैं कि जो वेव जनरेट हो रहा है लाइट वेव, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अब ये जो वेव फ्रंट प्रोपागेट कर रहा है, जब वो ऑब्स्टेकल को हिट करेगा उस समय उसका वेव फ्रंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ले लेते हैं PAQ। नेक्स्ट जो है हमें एक स्क्रीन चाहिए जहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखेंगे। अब हमने स्क्रीन ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं। सपोज कीजिए कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल है B, डिस्टेंस ऑफ द स्लीट एंड ऑब्स्टेकल है A, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि P0 है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है, उसके बाद पूरे स्क्रीन पे हमें देखना है। सो पहले एक P0 लेते हैं और इसने कट किया इस वेव फ्रंट को A पॉइंट पे। सो A हो गया पोल ऑफ द वेव, राइट। सो लेफ्ट की तरफ हाफ पीरियड जोन्स है, राइट की तरफ भी हाफ पीरियड जोन्स है। अगर आप किसी भी अदर पॉइंट पे देखना चाहते हैं, लेट से कि P1 पॉइंट पे, सो P1 पॉइंट ने इस वेव फ्रंट को कट किया है R के पास। सो R के राइट में हाफ पीरियड जोन्स है और R के लेफ्ट में भी 1 से लेके जहां तक जाएगा हाफ पीरियड जोन्स है। ओके, सो पोल ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू P0 है A, पोल ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू P1 है R। ये पूरा हमारा सेटअप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न को पहले गेस करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो चलिए पैटर्न को गेस करते हैं। पहले सिंपल P0 पॉइंट पे क्या एम्पलीट्यूड होगा लाइट का। देखिए P0 पॉइंट को जब भी हम कंसीडर करेंगे, पोल ऑफ वेव के राइट हाफ में पूरे हाफ पीरियड जोन एक्सपोज्ड है, यानी राइट हाफ में जितने भी हाफ पीरियड जोन्स हैं वहां से जो एम्पलीट्यूड आएगा वही P0 पे आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो सारे ब्लॉक हैं। राइट हैंड साइड में कौन कौन से हाफ पीरियड जोन है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। अगर सारे एम्पलीट्यूड को ऐड करेंगे तो अगेन हाफ पीरियड जोन वाले वीडियो में देखा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P0 हो जाएगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। ये कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया है। नेक्स्ट, जब अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे, सो वो इस वेव फ्रंट को कहाँ कट करेगा, वो इस वेव फ्रंट को कट करेगा लेफ्ट साइड में, राइट। इसका मतलब क्या होगा, पोल ऑफ द वेव किधर शिफ्ट हो रहा है, Q के तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, पोल ऑफ द वेव शिफ्ट हो रहा है Q के तरफ, और जैसे ही पोल ऑफ द वेव Q के तरफ शिफ्ट होगा, सो लेफ्ट हाफ तो पहले से ही ब्लॉक था, अब राइट हाफ भी कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा। सो स्लोली स्लोली जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, पहले फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ब्लॉक होगा राइट साइड का, फिर फर्स्ट 2 हाफ पीरियड जोन ब्लॉक होगा राइट साइड का, फिर फर्स्ट 3 हाफ पीरियड जोन ब्लॉक होगा राइट साइड का। तो धीरे धीरे वहां से भी लाइट आने बंद हो जाएंगी। तो जैसे ही पहला हाफ पीरियड जोन बंद हो जाएगा राइट हाफ का, सो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A2/2। जब पहला दूसरा दोनों बंद हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A3/2। और हमें पता है कि A2 जो होता है वो लेस देन A1 होता है, A3 जो होता है वो लेस देन A2 होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते जाएंगे एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, यानी इंटेंसिटी भी डिक्रीज करते जाएगी। सो लेफ्ट साइड पे जैसे ही मूव करेंगे इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी और एक पॉइंट आएगा जहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी 0। ओके, सो लेफ्ट साइड का तो इजी था, राइट साइड का आप गेस करते हैं। जब हम राइट साइड में मूव करेंगे उस समय क्या होगा, पोल ऑफ द वेव किधर शिफ्ट करेगा, R के तरफ, राइट। जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे लेफ्ट हाफ से भी हाफ पीरियड जोन एक्सपोज होने लगेगा, क्योंकि राइट हाफ तो वैसे ही पूरा का पूरा ही एक्सपोज्ड है, लेकिन लेफ्ट हाफ से भी एक्सपोज होगा। तो पहले फर्स्ट एक्सपोज होगा, फिर फर्स्ट 2 एक्सपोज होगा, फिर फर्स्ट 3 एक्सपोज होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट जो राइट की तरफ ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि P1, उस केस में P1 के पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ड्यू टू द राइट हाफ में जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, प्लस जो हाफ पीरियड जोन A और R एलिमेंट में प्रेजेंट होगा
उसकी एम्पलीट्यूड। सो राइट हाफ का एम्पलीट्यूड जो कि हमेशा होगा A1/2 प्लस हाफ पीरियड जोन प्रेजेंट इन द AR एम्पलीट्यूड ड्यू टू दैट। ओके, अब आपको एक चीज पता होगा हाफ पीरियड जोन वाले वीडियो से कि अगर इसमें इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन प्रेजेंट है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन को लिखेंगे वो होता है A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। सो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन होंगे उस केस में क्या होगा, वो लोग म्यूचुअली कैंसिल आउट कर दे रहे हैं ना, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, सो दे आर म्यूचुअली कैंसिलिंग आउट ईच अदर, यानी वो इंटेंसिटी जो ओवरऑल इंटेंसिटी लेफ्ट हाफ से आएगी वो कम होगी। राइट हाफ वाला तो ऑलवेज कांस्टेंट है, प्लस लेफ्ट हाफ से कुछ आएगा, लेकिन जब इवन होगा तो वो कम आएगा। और जैसे ही ऑड होगा उस केस में क्या होगा, A1 माइनस A2 प्लस A3। सो A1 A2 अगर आप आपस में म्यूचुअली कैंसिल भी आउट भी कर जाते हैं तो तीसरा वाला तो बच ही जाएगा ना। यानी अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन अवेलेबल है उस समय इंटेंसिटी ज्यादा होगी लेफ्ट हाफ साइड से, अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन मौजूद है लेफ्ट हाफ साइड में सो इंटेंसिटी कम होगी। जैसे ही राइट मूव किया पहले एक हाफ पीरियड जोन आया, उसने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। फिर थोड़ा सा मूव करेंगे, फिर दूसरी हाफ पीरियड जोन आएगी वो इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगी, फिर जैसे तीसरा आएगा वो इंक्रीज कर देगा, चौथा आएगा तो डिक्रीज कर देगा, यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी पैटर्न होगा। सो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी ऐसा दिखेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जब हम ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करके 0 जाएगी, राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑसिलेट करेगी। ओके, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी पैटर्न का गेस। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस पोजीशन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, किस पोजीशन पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। और ये जो फ्रिंज बन रहा है यहाँ पे, अब ये फ्रिंज बन गया ब्राइट डार्क रीजन का, तो फ्रिंज विथ कैसा होगा ये सब। तो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कीजिए कि फ्रिंज विथ स्टार्टिंग में ज्यादा बड़ा है और जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ते जा रहे हैं विथ भी कम होता जा रहा है। ओके, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ये जो इंटेंसिटी था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, हाफ पीरियड जोन पे। AR के बीच में जो हाफ पीरियड जोन था वो इवन था या ऑड था उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। राइट हाफ वाला तो ऑलवेज कांस्टेंट ही था। और AR में कितने हाफ पीरियड जोन होंगे ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। AP1 और RP1 में कितना पाथ डिफरेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी पहले हमको AP1 और RP1 निकालना पड़ेगा। ओके, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे। तो पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं SP0 P1। इस बड़े वाले ट्रायंगल से अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं SP1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस XM का होल स्क्वायर। XM सपोज कीजिए कि डिस्टेंस है mth ऑर्डर जो फ्रिंज है उसका। ओके, अब सिंपली A प्लस बी जो है वो है मच ग्रेटर देन XM, उसको बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ का जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। एंड विद द कंडीशन कि A प्लस बी इज मच ग्रेटर देन XM हम लोग उसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस किसका हो गया, SP1 का। इसमें से SR का अगर डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे जो कि है A, तो हमें RP1 का डिस्टेंस मिल जाएगा। RP1 हो गया B प्लस XM स्क्वायर अपॉन 2A प्लस बी। सिमिलरली इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग AP1 के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। AP1 हो जाएगा B प्लस XM स्क्वायर अपॉन 2B। राइट, अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा है। मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए क्या चाहिए, हमें ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन चाहिए। और ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन का मतलब हुआ जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। राइट, क्योंकि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आ रहा था λ/2 के लिए, दो हाफ पीरियड जोन आ रहे थे 2 टाइम्स λ/2 के लिए। यानी जब भी ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन चाहिए वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल। तो अगर ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो हमें मिलेगा ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन AR के बीच में। और ऑड नंबर ऑफ अगर हाफ पीरियड जोन मिलेगा तो वो मैक्सिमा का कंडीशन होगा। यहाँ पे AP1 और RP1 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिल गया XM। सो अगर mth ऑर्डर
मैक्सिमा को आपको देखना है, ए बी आपको पता है, जिस ऑर्डर में मैक्सिमा को देखना है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर और डिस्टेंस पता है लैम्डा निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से यूज होता है। अगर आपको मिनिमम निकालना है, किस पोजीशन पे मिनिमम होगा, तो मिनिमम का कंडीशन क्या है, ए आर के बीच में इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन होने चाहिए। मतलब AP माइनस RP1 होना चाहिए 2m टाइम्स लैम्डा बाई 2। अगर इस कंडीशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो XM mth ऑर्डर का मिनिमम मिल जाएगा इस वाले कंडीशन से, राइट। ये कंडीशंस को यूज करके हम कुछ भी अननोन क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, लाइक लैम्डा अगर अननोन है तो ये फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट मैंने बात किया था फ्रिंज विड्थ का, राइट। ये वाले रिलेशन को देखिए, ये मैक्सिमा का कंडीशन है, सो ये है mth ऑर्डर मैक्सिमा, और m+1th ऑर्डर मैक्सिमा के लिए m के जगह पे m+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं xm+1 का होल स्क्वायर माइनस xm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ओके। अब ये क्या है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। देयरफॉर xm+1 का होल स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर इज इक्वल टू 2k सम कांस्टेंट, ओके। फ्रिंज विड्थ क्या है, xm+1 माइनस xm, m+1th ऑर्डर मैक्सिमा माइनस mth ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बीच का विड्थ ही तो फ्रिंज विड्थ है। यानी इसको हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वहां से हम लोग लिख सकते हैं xm+1 माइनस xm इज इक्वल टू 2k अपॉन दिस, ओके। m अगर बहुत बड़ा है तो हम लोग देखे थे ना उस पिक्चर में कि फ्रिंज आपस में खूब क्लोज होते जा रहे थे। अगर हम लोग बहुत हायर ऑर्डर पे देखेंगे सो xm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू xm+1, वहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2xm, 2 विल कैंसिल आउट। देयरफॉर फ्रिंज विड्थ क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/xm। जितना दूर जाएंगे फ्रिंज विड्थ उतना कम होता जाएगा, और वही उस पिक्चर में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द ऑर्डर नंबर। ये सारे कंसेप्ट को यूज करके हम लोग वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ। हम लोग क्या करेंगे वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग मैक्सिमम कंडीशन को यूज करेंगे। सिंपली पहले आप क्या कीजिए, मेजरमेंट लीजिए pth ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का, फिर mth ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का, कोई भी दो अलग अलग रैंडम ऑर्डर ले लीजिए, वहां का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा सेपरेट करेंगे तो, और फॉर्मूला के हिसाब से ये डिस्टेंस होना चाहिए। P एंड M अगर आपको नोन है, चूंकि आपने एक्सपेरिमेंट में उसको निकाला है, तो आप ये वाले रिलेशन को यूज करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ओके। सो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ, जहां पे हम लोग फ्रेनेल डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। सी यू देन, थैंक यू।